हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और अभी हमारा जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे DFFCIL एग्ज़ाम ऑपरेशन एंड BD के लिए अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है अबाउट DFFCIL। अब सिंस DFFCIL का एग्ज़ाम है आपका, तो आपको इसके बारे में भी बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है DFFCIL, क्यों आया ये, इसका नीड क्या था इसको लाने का, एंड अभी हम इसका क्या यूज़ है, अभी हम इसको क्यों चला रहे हैं। जब हमारा इंडियन रेलवे चल रहा है उसके बाद भी हम DFFCIL को क्यों चला रहे हैं। ओके, DFCC। ओके गाइस, तो अभी मैं इसमें आगे चलती हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट मी रेज दिस वीडियो और उसके मतलब दिस स्क्रीन, और उसके बाद हम चलिए। तो गाइज अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबाउट DFCCIL। ओके गाइज, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा इंडियन रेलवेज़ का, जिसके बारे में हमने अभी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ में बहुत कुछ पढ़ा था, इंडियन रेलवेज़ का सब्सिडरी है, मतलब अब पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज़ है। इंडियन रेलवेज़ का आप एक्सटेंडेड एक तरह से पार्ट कह सकते हो, जो किसी स्पेशल टास्क के लिए आपका बनाया गया है। ठीक है, तो गाइस अब जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी इंडियन रेलवेज़ है जो बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा है और बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, सब बहुत से लोग इसमें ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ऑलरेडी सर्व कर रहा है, तो हमें क्या नीड था कि हम DFFCIL को भी लेकर आए, मतलब व्हाट वाज द नीड। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो इंडियन रेलवेज़ है वो आपकी कोई भी ट्रेन है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स को ले जा सकती है, या उसके अलावा आपका जो सामान ले जाने के लिए ट्रेन्स हैं वो भी हैं। बट क्या होता था कि आपका अगर पैसेंजर ट्रेन को, अगर आपकी पैसेंजर ट्रेन को वहाँ से निकालना है, कोई भी पैसेंजर की ट्रेन है, राजधानी, शताब्दी, कोई भी आपकी ट्रेन है, तो आपका ये वाले जो होते थे ना ट्रेन्स, जिनको अभी भी यही होता है कि जो सामान कोई आपका लोड कैरी कर रहे होते हैं, कोई भी सामान को ले जा रही होती है जो ट्रेन्स, उन वाली ट्रेन्स को स्टॉप करके आपकी पैसेंजर ट्रेन को जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, ताकि पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। सामान तो क्या है, एक नहीं तो 2 दिन बाद पहुंच जाएगा, इतना कोई इश्यू नहीं है। पैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं एक ट्रेन में, आपको पता है बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो उनको नहीं, उस ट्रेन को नहीं रोका जाता है और इसको आपका ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता था कि आपका ये जो ट्रेन को स्टॉप कर लिया जाता है, इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है सामान जो बहुत अर्जेंट होता है, अर्जेंटली पहुंचना होता है, या फिर क्या होता है कि सामान आपका डिले होने की वजह से लोगों को बिजनेस में बहुत लॉस होता है। जब वो लॉस होता है तो वो सोचते हैं ट्रेन के अलावा हम कोई और ऑप्शंस देखें। ठीक है, तो वो कोई और वे देखने लगते हैं। अब जब वो कोई और ऑप्शंस देखते हैं तो इनका बिजनेस कम हो जाता है इंडियन रेलवेज़ का। तो जब बिज़नेस कम होता है तो ये ठीक ठाक रहे, आपका बिज़नेस कम नहीं हो, लोगों को परेशानी नहीं हो, जो बिजनेसमैन्स हैं उनको दिक्कत नहीं हो, सामान इधर से उधर ले जाते हैं, तो उसको डील करने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि हम एक फ्रेट आपका स्पेशल डेडिकेटेड उसके लिए कॉरिडोर बना देते हैं, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ आपकी यही वाली ट्रेन जो होंगी, जो सामान लोड करके चलेंगी, सिर्फ यही वाली ट्रेन आपकी स्पेशली चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपके जो आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थे। अभी देखो, आपको ये पता होगा कि DFCIL क्यों बना। आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, इसके फंक्शनिंग को देखने के लिए बना। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए, आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की फंक्शनिंग को देखने के लिए आपका DFCCIL बना। लेकिन सबसे मेन बात, हमें इस कॉरिडोर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी इतने ट्रैक्स हैं, सब कुछ है, तो हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है ना गाइस, 2005 में, ठीक है, इंडिया एंड जापान के बीच में होता है कोलैबोरेशन। ठीक है, अब क्या कोलैबोरेशन होता है, इस कोलैबोरेशन में जापान अनाउंस करता है कि वो फंड करेगा आपका फ्रेट कॉरिडोर को बनाने और उसको डेवलप करने के लिए, आपको फंड जो है इंडिया को वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, फंडिंग आपका जो होगा स्पेशल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए फंडिंग देगा आपका जापान। तो जब ये वाला प्रपोजल पास होता है ना,
तो इसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ तो करना था ना, अब क्या करेगी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, उसको चाहिए कि अब वो ये फ्रेट कॉरिडोर जो बना है आपको ये बनवाना पड़ेगा। अब अभी जापान ने बोला कि अगर आप इस तरह के कॉरिडोर्स बनाओगे तो मैं आपको फंडिंग करूँगा, मैं आपको फंडिंग दूंगा। अब इस पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह के कॉरिडोर्स बनवाने पड़ेंगे, स्पेशल कॉरिडोर्स। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट, एक मिनट मैं इधर का ये पार्ट इरेज कर दूँ ताकि स्टोरी आपकी चलती रहे, ये तो होगा ना। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट का एक पार्ट है आपका RITES, रिट्स इसको पढ़ते हैं, ये आपका बेसिकली ना इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी ऑफ इंडियन रेलवे है ना उसको दिखता है, ये वाला पार्ट आपका रिट्स इसको बोलते हैं। जो आपका इंडियन रेलवेज का जो फाइनेंस है, जो इकोनॉमिक है, वो सब चीज़ें आपका ये वाली कंपनी देखती है। तो सिमिलरली जब आपको ये वाला एक काम नया सौंपा गया, जब ये नई चीज़ एक आई है इंडिया में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो अब ये वाला इसमें कुछ पैसे लगने होंगे, इसका फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, रेल इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल स्पेसिफिक आपको DFCCIL का पूछेगा, दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये आपसे पूछ सकता है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज, ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म फॉर RITES। तो जब इंडियन गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन होता है आपका जापान के साथ, तो इंडियन गवर्नमेंट जो इसकी इंडियन गवर्नमेंट का जो एक कंपनी है रिट्स, इसको ये वाली जिम्मेदारी देती है कि भाई आपको इसको इंटरेस्ट करती है, इंटरेस्ट मतलब आपको कोई कुछ सौंपना, कोई जिम्मेदारी देना, इसको इंटरेस्ट क्या करती है कि भाई आप जाइए और इस पर पूरा रिसर्च कीजिए आप कि हमें क्या बनाना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली पूरा प्लानिंग, इकोनॉमिक चीज़ें, इसका पूरा खर्चा और ये सब चीज़ों के ऊपर आपको बनाना चाहिए। तो क्या होता है, ये इसका पूरा एक एनालिसिस करके रिट्स एक इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इसको ना दो आपके फ्रेट कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, दो आपको उस वक्त के हिसाब से जो भी फंडिंग था उनके पास, अब तो और भी बनाए बताऊंगी अभी आके, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उस वक्त बनाने थे। वो कौन कौन से थे आपके दोनों, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये दोनों याद रखने हैं, पहला आपका जाता था दिल्ली टू बॉम्बे, मुंबई, ठीक है, इसको आपका क्या बोला गया था, ईस्टर्न वाला, ईस्टर्न नहीं सॉरी वेस्टर्न, वेस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। सेकंड आपका था कौन सा, आपका सेकंड वाला था ईस्टर्न कॉरिडोर, और ये कहाँ से क्या कनेक्ट करता था, अभी बताती हूँ, ये आपका कनेक्ट करता था दिल्ली टू हावड़ा, दिल्ली टू हावड़ा, दिल्ली टू हावड़ा। अब आप ऐसे समझिए, सपोज ये आपका इंडिया का मैप है, एक तो ना यार मुझे इस बोर्ड में ना इंडिया का मैप बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि ये पेन बहुत हिलता है, फिर भी कुछ कुछ आप अंदाजे से लगा लीजिए, इस तरह से है। तो आपका यहाँ कहीं दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, तो एक तो आपका इन दोनों के बीच में बना यहाँ पे, इसको बोला गया आपका वेस्टर्न कॉरिडोर, और एक आपका बना दिल्ली टू कोलकाता, मतलब दिल्ली टू हावड़ा, इसको क्या बोला गया आपका ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। तो ये दोनों कॉरिडोर के लिए रिट्स ने RITES इसने आपका जो है प्लानिंग, फाइनेंशियल क्या क्या था वो उसमें भी हम पढ़ेंगे, ये सब प्लानिंग करके आपका गवर्नमेंट को सौंप दिया। अब इसमें इसने क्या बताया, रिट्स ने इस चीज़ में क्या बताया वो मैं भी आपको बताती हूँ, उसके बाद इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसी में आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बाद में जब समराइज़ करूँगी तो वहाँ पर एक पूरा एक स्टोरी की तरह लास्ट में समराइज़ कर दूँगी। एक मिनट का मुझे होल्ड दो, मैं उसको इरेज करके आती हूँ। हाँ तो गाइस अभी मैंने आपको क्या बताया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ये जो काम था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का देखने का, ये आपको किसको दिया था, रिट्स को, ठीक है। इसने फाइनल एक रिपोर्ट सबमिट करी, मतलब रिट्स को क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने ही बोला था कि हमें दो कॉरिडोर्स बनाने हैं, एक हमें चाहिए ईस्टर्न, एक हमें चाहिए वेस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, दिल्ली टू मुंबई,
और आपका ईस्टर्न कहाँ से कहाँ जाएगा, दिल्ली टू हावड़ा, हावड़ा बोले तो कोलकाता। ओके, या आपके 2 कॉरिडोर चाहिए थे इनको। तो रिट्स ने इसके ऊपर पूरा फंक्शनिंग करा, वर्क करा और पूरा मैनेज करके इन्होंने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसको सिर्फ इंडियन रेलवे या फिर रिट्स इस चीज़ को भी हैंडल करे अपने वर्क के साथ साथ। तो इसलिए रिट्स ने क्या सजेस्ट किया, रिट्स सजेस्ट करता है कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इन वाले दोनों कॉरिडोर्स को डेवलप करने की, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहेगा, आपका प्लानिंग। अब देखो आपका ऑपरेशन एंड बीडी है, इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी है, हर फील्ड का वैकेंसी आया है ना। तो इसलिए इसका आप समझ लो इसमें हर तरह की जॉब अवेलेबल है। तो इसका मतलब हर एक काम जो है वो DFFCIL आपका देखता है, ठीक है, DFCCIL देखता है। तो आपका ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो होते थे, इनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, प्लानिंग होती थी, डेवलपमेंट होता था, ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टफ, फाइनेंशियल आप रिसोर्सेज कह सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, पैसा है, बजट है, जो भी आपके पास फाइनेंशियल है, उसको आपको कैसे मोबिलाइज करना है, सैलरी कितना देना है, डेवलपमेंट में क्या लगाना है, किसको कितना कहाँ पे करना है, उसका फिर कंस्ट्रक्शन आपका, जो आप ये फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन होगा ना, कंस्ट्रक्शन होगा तो उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो उनका मेंटेनेंस जितना भी आएगा, ठीक है। और अब जब ये सारे काम हो रहे हैं तो उसका ऑपरेशन मतलब जिस तरह से वर्क करेगी उसका भी टेक केयर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए इसकी टोटल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी DFFCIL की, ये ऐसा नहीं पॉसिबल था कि कोई एक ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी चल रही है कि उनके ऊपर ऑलरेडी कुछ काम है वो इनको देख पाती। तो इसके लिए क्या सजेस्ट किया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करो जो DFC के लिए ये सारे वर्क देखे, जो DFC की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे। उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कहा गया DFCCIL, दैट इज़ डेडिकेटेड, अब यहाँ फुल फॉर्म लिख देती हूँ एक बार, डेडिकेटेड, 1 सेकेंड, फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, आपके DFC की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने के लिए, जिसमें इंक्लूडेड है आपका प्लानिंग, जिसमें आपका प्लानिंग, डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ, क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज था यहाँ पे, ये ठीक है यहाँ पर, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन का जितना भी फंक्शन है आपका DFC का, ठीक है, ये सब देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, DFCCIL, सॉरी गाइस, DFCCIL इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज करती हूँ एंड हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं इसके बाद, फिर इसमें क्या स्टोरी है। 1 मिनट दीजिए मुझे गाइस इरेज करने के लिए। अब गाइस देखिए, अब स्टोरी को आगे हम बिल्ड करते हैं, बस उससे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर लीजिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले आपके 2 कॉरिडोर्स बनने का जो था प्रपोजल पास हुआ था, वन इज़ द वेस्टर्न कॉरिडोर एंड अदर वन इज़ द ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। अब वेस्टर्न कॉरिडोर में क्या था मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए आपका दिल्ली टू हावड़ा या कोलकाता के लिए आपका जो था डिज़ाइन किया गया था। बट जब आपका DFFCIL आ जाता है तब वो चीज़ चेंज होकर आपका पंजाब में प्लेस है, अगर सुना होगा आपने तो, लुधियाना, ठीक है। पंजाब के लुधियाना से वो स्टार्ट होकर आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह है दनकुल, तो यहाँ लिख रही हूँ नीचे, ठीक है।
तो ये दोनों प्लेसेस का आप नाम ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। क्योंकि दिल्ली एंड बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता बहुत कॉमन चीज़ है जो सबको लगता है कि वही सही है, बट वो नहीं है सही। एक बार जब DFFCIL आ गया था एंड देन DFC जब बने थे, तो ये दोनों फर्स्ट बने थे। एंड फर्स्ट वन इज़ वेस्टर्न वाला जो था वो आपका दिल्ली से एक्सटेंड होकर पंजाब तक चला गया था। एंड आपका ये कोलकाता से एक्सटेंड होके, कोलकाता नहीं सॉरी, हावड़ा से एक्सटेंड होके, जो कोलकाता में एक जगह है वहाँ से एक्सटेंड होकर आपका दनकुनी तक आ गया था। सिमिलरली आपका ईस्टर्न वाला था, उसके भी आपके प्लेसेस जो थे वो एक्सटेंड हो गए थे। अब वो कहाँ से कहाँ तक आ गए थे, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब देखिए पोर्ट के पास आने का रीज़न क्या है, आपका जो भी चीज़ होगी, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वो पोर्ट के थ्रू होगा ना, शिप्स के थ्रू होता है, पानी में तो शिप्स चलते हैं, तो वहाँ से सामान लोड करवाना पड़ता था। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है आपका मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र। वहाँ से लेके आपका स्टार्ट हुआ था आपका दादरी, एक जगह है उत्तर प्रदेश में। अब एक दादरी मुझे पता है जो नोएडा के पास है, अब अगर ये कोई और दादरी है तो आई डोंट नो, बट उत्तर प्रदेश में है कोई जगह दादरी। इन दोनों जगहों के बीच में आपके जो फर्स्ट 2 DFCs थे वो ये दोनों थे, फर्स्ट 2 DFCs। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसीलिए मैंने ये अलग से लिख दिया है पेज पे, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। कि पहले जो प्रपोजल आया था आपका, दैट वाज फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, दैट फॉर द वेस्टर्न वन, एंड दिल्ली टू मुंबई फॉर द ईस्टर्न वन, ठीक है। बट बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया आपका, पंजाब में जो है आपका लुधियाना से लेके वेस्ट बंगाल तक फॉर आपका वेस्टर्न वाला, एंड आपका ईस्टर्न वाला आपका यहाँ दिल्ली से सॉरी यूपी से मुंबई तक, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना दिया गया। पहले ऐसे होता था, ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे भी अब ये ऐसे हो गया है ताकि ये पूरा ऐसे क्रॉस करे, ठीक है। इसको अभी हम इसका आगे का स्टोरी हम आगे कनेक्ट करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक वो इरेज कर देती हूँ ज़रा। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो गाइज चलिए अभी हम ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, आपका DFFCI कब कंस्ट्रक्ट हुआ, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, उसके पीछे की स्टोरी हम आपका काफ़ी हद तक देख चुके हैं कि आपका इंडिया एंड जापान का कोलैबोरेशन होता है कब, 2005 में, ठीक है। अब इसकी वजह से आपका ये रिट्स को दिया गया था टोटल कमांड कि आप पूरा इसमें बताइए कि अगर हमें DFC बनाना है तो उसके लिए हमें कितना मनी लगेगा, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पूरा प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, हर चीज़ का चार्ज दिया गया। तो रिट्स ने सजेस्ट किया कि आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो आपका DFC का सारा वर्क फंक्शनिंग देखेगा। तो गवर्नमेंट ने बनाया DFCCIL, और ये आपका कब बनाया गया है, ये आपका जो रजिस्टर्ड हुआ है दैट वाज ऑन 30 अक्टूबर 2006, ठीक है। 2005 में ये आपका कोलैबोरेशन होता है, 2006 में आपका DFFCIL बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका DFCCIL बना है, ये कौन से अंडर व्हाट कंपनी एक्ट बना है, तो ये बना है आपका अंडर द कंपनी एक्ट 1956। अब इसके बाद आपके और भी एक्ट आ गए हैं, एक्ट 2013 है, शायद अभी 17 में भी या 15 में भी अपडेट हुआ है, तो खैर ये आपके और भी कंपनी एक्ट आ गए हैं। बट ये आपकी तब की बात है जब आपके ये वाले एक्ट्स नहीं आए थे अपडेटेड वाले, और ये जो आपका 2006 में बना है DFFCIL, ये बना है अंडर द कंपनी एक्ट 1956। अगर आप मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी, ठीक है गाइस। अब 2006 में जब ये कंस्ट्रक्ट बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है आपका 11th 5 ईयर प्लान आपका लॉन्च होता है। ये कब से कब तक के लिए आया है, आपका 5 साल का है, 2007 में आता है ये 2012 तक के लिए।
तो जब आपका ये वाला फाइनेंशियल प्लान आता है 5 ईयर प्लान, तो इसमें स्पेशली डीएफसी के कंस्ट्रक्शन के लिए आपका बजट एंड एवरीथिंग को अलॉट किया जाता है। तो इसीलिए आपका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ DFCCIL 2007 में आपका DFC का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। और आपके फर्स्ट जो DFC बनने स्टार्ट होते हैं ये होते हैं आपके ईस्टर्न DFC एंड आपका वेस्टर्न DFC। ठीक है, आपके ये 2 DFC बनने स्टार्ट होते हैं। ईस्टर्न वाला आपका कहाँ से कहाँ तक बनता है? आपका लुधियाना, पंजाब में प्लेस है, पहले वाले उसमें बना चुकी हूँ मैं, लुधियाना टू आपका दनकनी। दूसरा वाला आपका स्टार्ट होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई में है एक जगह, टू दादरी इन यूपी। ठीक है, तो आपका ये वाला इतना स्टार्ट हो जाता है 2007 में। एंड देन इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, बनता है, उसमें अपग्रेडेशन होती है, जो भी चीज़ें, फिर आपकी धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताई गई हैं इसमें। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ा DFC का, फिर भी एक बार मैं उसको आपको रिलेटेबल तरीके से बता देती हूँ। यहाँ मैं बता देती हूँ अलग से, एक सेकेंड, अगर ये रेज हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए, मैंने भी आपको क्या बताया कि आपका जो इंडियन रेलवेज था उसके पास बहुत सारा, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, तो उसी हिसाब से जो आपका फ्रेट होता था उसका भी वॉल्यूम बढ़ने लगा। जो आपका फ्रेट होता था, जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्शन, आपका जितना भी लोडेड सामान होता था उसका भी आपका रिक्वायरमेंट जो था वो बढ़ने लगा, फ्रेट वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज़ होने लगा। अब वो पॉसिबल नहीं था कि आप उसको पैसेंजर ट्रेन से ले जाओ या मालगाड़ी से चले जाते थे उससे ले जा पाओ आपके नॉर्मल उस ट्रेन के ट्रैक से जिस पे आपकी बाकी की पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। तो इसके लिए क्या होता था, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो आपका लोगों को क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। अब अगर प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें, जो भी आपका रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, अगर आप उसको प्रॉपर सप्लाई कर रहे हो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है अच्छा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में बढ़ेगा, आपका रिडक्शन ऑफ जो टाइम होता है, टाइम अगर आपका है वो कम लगेगा, चीज़ें जल्दी टाइम पे पहुंचेंगी तो वो टाइम पे ख़त्म होंगी। आपका जो स्टॉक होता जाता है, सामान इकट्ठा है, रखा है, वो चीज़ ख़त्म होगी क्योंकि उसकी डिलीवरी जो है वो फास्ट हो जाएगी। आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा, क्योंकि सपोज़ आपका अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन, जिसको आपका 1 दिन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो रुक के उसको अगर वो 4 दिन में पहुंचा रही है, तो आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। आपको जितनी दिन में, आप 4 दिन में, अगर आप 1 दिन में मान लीजिए 100 किलो सामान ले जा पा रहे हो, तो 4 दिन में आपको 400 किलो सामान लेके जाना चाहिए था, लेकिन आप कितना लेके गए 4 दिन में? 100 ही किलो सिर्फ लेकर गए। 100 ही किलो जब लेकर गए तो आपकी क्या हुई? प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और आपका जब प्रोडक्टिविटी कम होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट कॉस्टिंग हाई हो जाता है। तो थोड़ा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का पार्ट है, यू गाइस विल लेट दिस नो व्हेन वी विल स्टडी द मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स पार्ट। ओके, तो आपका जो कॉस्टिंग था वो डिक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। आपका कॉस्टिंग जो लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है अगर आपका प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर इस तरह से कुछ बनेगा। और इसकी वजह से आपका बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो बहुत चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से DFC का हमें बहुत ज़्यादा नीड था, ठीक है, ताकि हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अच्छी तरह से और टाइम पर हो पाए। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका DFC का नीड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका, शायद आपने पढ़ा भी हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ये मतलब मैं शायद स्कूल में थी उस वक्त, ये बहुत, अभी भी है शायद, सिक्सटी 8th 7th 8th या 9th में, आई डोंट नो रिमेंबर। ये आपको ड्रॉ करने के लिए आता था, ड्रॉ द 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो खैर, ये क्या है आपका, देखो,
अब आपका अगर ये फ्रेट कॉरिडोर बने ही हैं तो आपका लुधियाना में, सपोज ये लुधियाना से आपका दनकनी तक जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका दादरी यूपी से लेके आपका मुंबई तक आ रहा है, ठीक है। आपका एक मेजर सिटी है मुंबई, ये आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपका पंजाब से भी होता है, एंड स्पेशली आपका जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपके पोर्ट है, तो यहाँ पर आपका जो शिप से है, साउथ ईस्ट नेशन से हम यहाँ पे करते हैं यहाँ से ट्रेड, तो उसके थ्रू जब आप लुधियाना वाले इस वाले डीएफसी पर ला रहे हो तो आप बहुत सारे एरिया यहाँ कवर कर लोगे, आपके जितने भी यहाँ पे आपके जितने भी सिटीज़ हैं। सिमिलरली इस रूट पे भी आपका जब मुंबई पोर्ट से अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगी, एंड प्लस कहीं ना कहीं इनका आपस में मीटिंग पॉइंट भी होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारे कुछ मेजर जो सिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टोटल डेवलपमेंट में, एक तो हमारा साउथ इंडिया से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा, अगर सिर्फ इन दो डीएफसीज पे हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है। दूसरा, आपका कंपनी इस आपके कंट्री के कैपिटल से नहीं कनेक्ट होता, तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपके कैपिटल में अगर चीज़ नहीं आ पा रही है ना तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका क्या है, कैपिटल सिटी में बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो आपका कैपिटल सिटी में ज़रूर आते हैं और यहाँ से चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं, तो अगर आप अपना बनाया हुआ सामान यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हो तो आपका बिजनेस अफेक्ट होना ही होना है। तो अब इसीलिए अब ये नहीं पॉसिबल है ना कि यूपी में या साउथ के किसी हर एक स्टेट के हर एक शहर के में जाके कोई टूरिस्ट ट्रैवल करे, बट हाँ दिल्ली आके वो देख लेते हैं हर एक चीज़, हर अपना स्टेट का कल्चर देख लेते हैं। जैसे दिल्ली हाट वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं दिल्ली में बनी जहाँ स्पेसिफिक स्टेट के कल्चर्स और वहाँ की स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसे लोग खरीदते भी हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम दिल्ली से भी कनेक्ट करें, साउथ इंडिया के भी हम सिटीज़ से कनेक्ट करें। तो इसके लिए प्रपोजल दिया गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर का। अब इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर में क्या कहा गया, आपके 4 मेन पॉइंट्स बनाए गए, ठीक है, जो आपका कनेक्ट करते नॉर्थ को, मतलब नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, ठीक है। अब वो दोनों पॉइंट कौन से थे जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करते, दे आर द दिल्ली टू चेन्नई, ठीक है, एंड अदर जो आपका बना दैट वाज फॉर कनेक्टिंग द ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट हमारा कैसे करा जाएगा, मेजर सिटीज़ अगर हम देखते हैं तो ईस्ट में हमारा पड़ता है मुंबई एंड वेस्ट में हमारा पड़ता है कोलकाता, ठीक है। तो आपका ये क्वाड्रिलेटर इस तरह से बना था कि आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शायद थोड़ा ऊपर रहेगा मुंबई से, हाँ ऊपर ही होगा, कोलकाता एंड आपका चेन्नई, इधर ही है ना, तो ये आपका इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी ये आपका ऐसे कनेक्ट है, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से इसको कनेक्टेड है, और ये आपका क्वाड्रिलेटर इसलिए कहा गया क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे भी है। अगर आपका कोई भी सामान सपोज आपको यहाँ से लेके कोलकाता लेके जाना है तो आप यहाँ से यहाँ तक लाओ और यहाँ से फिर इसको कोलकाता ले जाओ। सिमिलरली अगर मुंबई जाना है तो यहाँ तक आओ और यहाँ तक चले जाओ, तो आपस में बहुत बड़ी एरिया को कनेक्ट कर देता है। फिर दिल्ली से आप अपना छोटे छोटे जो आपकी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन, सॉरी नॉट पैसेंजर ट्रेन, जो मालगाड़ी आपकी रहती है उसमें आप इनको बाकी सामान को दोबारा लोड करके आगे ले जा सकते हो। बट मेजर जो पार्ट है, मेजर इंडिया का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है इस गोल्डन क्वाड्रिलेटर के थ्रू, ठीक है। तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका आपके बहुत से पॉइंट है कि कार्बन एमिशन में जो है वो रिडक्शन होता है। देखो यार ट्रेन खड़ी है 4 दिन तक एक जगह पे, तो उसका इंजन ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर ना चाह भी, ट्रैफिक सिग्नल आ गया एकदम से वो सब बंद कर देगा, बिल्कुल इंजन का सब शट डाउन, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। ट्रेन रुक जाती है अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर का एसी पंखा, हालांकि इस वाली जो ट्रेन्स होती हैं इनमें तो नहीं, अंदर से सब बंद ही रहता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, कुछ तो एनर्जी कंज्यूम करती होगी। तो अगर आप जल्दी ट्रांसपोर्ट करोगे, जल्दी काम खत्म करोगे तो वो एनर्जी सेव होगा आपका, तो डीएफसी से आपका एनर्जी सेव हो रहा है भाई, आपका कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगा एक तरह से देखा जाए। कार्बन एमिशन पे भी इससे फ़र्क पड़ता है, आपका कार्बन एमिशन रिडक्शन हो जाता है। इस गोल्डन जो क्वाड्रिलेटर है आपका, इससे ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है इसमें कि इससे कार्बन रिडक्शन कम होता है, ओके गाइस। एंड आपका अब देखो ये
मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल ही चीज़ है। अगर ये कोई बना रहा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को गोल्डन क्वाड्रिलेटर का कॉन्सेप्ट पास कर रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाओ कि इससे जो है प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ होगा ही होगा। ठीक है, आपका 100% प्रोडक्टिविटी हो गया, और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका जो चार्ज लगा वो कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी इसमें। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डीएफसी का जो मेजर चीज़ था। बाकी इसके अलावा और कुछ इसकी स्पेशलिटीज़ हैं वो मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी कि क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हुए। दैट वाज कम्प्लीटली थियोरेटिकल पार्ट, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ या समझाऊँ। एक हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आपका जो डीएफसी है, जो आपका ये जो डीएफसीज जो बने हैं, इसको आपका स्पेशल ट्रेन का भी वो दिया गया है। एग्जैक्ट टर्म क्या था मुझे, मैं अभी भूल गई, मैं उसको याद आएगा तो मैं आपको भेज दूँगी वो। फिलहाल मैं उसका नाम भूल गई, खैर याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। और ये आपको देखो बहुत सारी जगह पे यूज़फुल है। आपको ये सारी जगह, तो आपका टाइम रिडक्शन होगा, आपका कॉस्टिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका जो स्टॉक लगा रहता है वो कम हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बाई डिफ़ॉल्ट अच्छा हो जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये सब चीज़ें तो बाई डिफ़ॉल्ट होंगी। इसके अलावा ये जो डीएफसी है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीम्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप इसमें कंसीडर करते हो, एक आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक स्कीम है जिसमें इस तरह के कॉरिडोर्स को डेवलप करना है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डेडिकेटेड है। इंडस्ट्रियल पर्पस मतलब आपका अगर कंस्ट्रक्शन के पर्पस से सपोज पिलर है या आयरन है या फिर आपका कुछ भी रेता मिट्टी बालू जो भी आपका चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड आपके कॉरिडोर्स होते हैं। ठीक है, उसमें ये सपोर्ट करेगा। आपका मेक इन इंडिया में सपोर्ट करेगा। मेक इन इंडिया में कैसे सपोर्ट करेगा, देखो यार, अब आपका ये डीएफसी बन रहा है, ठीक है, आपके अभी डीएफसी बन रहा है, तो इसके लिए स्पेशल कॉरिडोर ही जो बन रहे हैं ये आपका इंडिया में ही बन रहे हैं, इंडियंस ही बना रहे हैं। आपके जो ट्रेन चलेंगी वो भी इंक्रीज़ होंगी, वो भी इंडिया में बनाएंगी। एंड सबसे बड़ी बात क्या चीज़ में सपोर्ट होगा कि जब आपका सामान इधर से उधर ले जाना आसान होगा ना, तो आपके जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं ना, वो भी ट्रेड कर पाएंगे और अपना सामान जो है एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जा पाएंगे। इससे क्या होगा, जो इंडिया में काम है लोगों का वो बढ़ेगा, और इंडिया में खुद का बनाया हुआ सामान जो है, सपोज साउथ इंडिया में कुछ बना, लेकिन हमारे पास पहले ट्रेन नहीं था, तो वो इतना घुमा घुमा कर ले जाने से नहीं ले जाते थे लोग, और वहीं पे सेल करते थे। बट अब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, तो वो उसको लोड करवाते हैं ट्रेन में, नॉर्थ इंडिया में पहुंचा देते हैं। नॉर्थ इंडिया में कोई उनका रहता है जिससे भी उनका कोलैबोरेशन होता है, वो नॉर्थ इंडिया में उस चीज़ को सेल करते हैं। तो आपका मेक इन इंडिया में कि आप इंडिया में बनाओ, इंडिया में यूज़ करो को प्रमोट मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका स्टार्टअप इंडिया को भी प्रमोट होगा। स्टार्टअप इंडिया कैसे प्रमोट होगा, इसमें आपके जो लोकल वेंडर्स, वही मैंने बताई, वो कुछ और छोटे स्टार्टअप्स स्टार्ट होंगे, और वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा सकते हैं, कम कॉस्ट पे पहुंचा सकते हैं, फास्ट पहुंचा सकते हैं, स्टॉक नहीं करना पड़ेगा उनको, स्टॉक का उनका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके स्टार्टअप इंडिया में जो भी लोग आते हैं प्रोडक्शन फील्ड में, उनको बहुत बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा होता है। इसके अलावा और बाकी आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक भारत नेट, डिजिटल इंडिया, इन सब चीज़ों में वो कहीं ना कहीं फ़ायदा कर ही देता है, क्योंकि जब आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है ना, कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी हो जाता है ना, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आप इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। ठीक है, आपका अगर अच्छा रोड बना हुआ है तो आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हो। सपोज़ आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है और आपका रोड बहुत बेकार बना हुआ है, तो वहाँ पे जब रोड बेकार है तो वहाँ पर कोई भी आपको बस या ऑटो इजीली नहीं मिलेगा, और आपको जहाँ 1 घंटे कॉलेज पहुँचने में लगता है, वहाँ आपको 4 घंटे लगेंगे। आपको नॉर्मल कुछ और लोकल तरीके से जाना पड़ेगा जैसे भी। सिमिलरली अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, आपका सामान जल्दी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो जाता है, रोड अच्छा बना हुआ है, तो जब रोड अच्छा बना हुआ है तो उस पर बस भी चलेगी, ऑटो भी चलेगा, और जो 1 घंटे का सफ़र है वो आप 1 ही घंटे में तय करोगे। तो जब आप कॉलेज जल्दी पहुँचोगे, आप पढ़ोगे ज़्यादा और आपकी ज़्यादा अच्छी जॉब लगेगी। तो इस तरह से अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वो बहुत सारी जगह पे बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका मतलब नॉट रिलेटेड विद द स्टोरी और दिस थिंग, बट हाँ DFFCI के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आपका इस एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज, तो ये होगा नहीं,
इरेज तो ये हो नहीं रहा है क्योंकि कहीं नेट नहीं चल रहा है। तो जब नेट चलेगा ना ये वीडियो तभी आ पाएगी। एंड एक दो दिन से मेरा नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। तो जब नेट चलेगा तभी ये वीडियो ऑनलाइन जाएगी। बट फिलहाल के लिए दिस इज द थिंग। मैं इसको इरेज करके, और मैं इसको वैसे मैनुअली इरेज करती हूँ एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देती हूँ आपको। चलिए खैर, अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सबके दिमाग में, कि मैम डीएफसी के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन हमने कोई ऐसा डीएफसी देखा नहीं है। मालगाड़ी हमने अभी अपना ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन के साथ में ही चलती देखी है, तो ये कहाँ है डीएफसी। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो 2 लॉन्च हुए थे, दैट वाज द वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, जो आपका कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था, दादरी में यूपी से, पूरा लिख देती हूँ, दादरी के यूपी से आपके दनकनी तक। वेस्टर्न वाला जो आपका स्टार्ट हुआ था, नो सॉरी, नॉट दनकनी, आपका दादरी से स्टार्ट हुआ था और आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जो गया था मुंबई में। ठीक है, आपका ये वाले जो 2 फर्स्ट वाले थे, और एक और था आपका दूसरा वाला, कौन सा था, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर। ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लुधियाना से दनकनी तक। ठीक है, तो ये वाले आपके जो दोनों कॉरिडोर थे ये आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इनका प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है और ये अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो आपका ईस्ट वेस्ट वाला हुआ, ईस्ट वेस्ट को जो कनेक्ट करेगा, दैट इज फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, एंड आपका नॉर्थ साउथ को जो कनेक्ट करेगा, दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। दिल्ली का दिल्ली टू चेन्नई। ये वाले आपके अंडर प्लानिंग है। अब तो अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका कंस्ट्रक्ट हो गया हो और पूरा फुल्ली फंक्शनल हो, तो अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका फंक्शन में आया हो। इसके अलावा और भी आपके 1-2 आए हैं, दैट वन इज़ द ईस्ट कोस्ट। ये मतलब अभी आए नहीं है, अभी आपका जो शायद अपकमिंग बजट जो है ना 21-22 वाला, उसमें शायद इस चीज़ को प्रपोज किया जाएगा, आपका ईस्ट कोस्ट, तो इधर की तरफ आपका ये वाला जो केरला की साइड वाला रहता है ना, ईस्ट कोस्ट डीएफसी। ठीक है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, खड़गपुर टू विजयवाड़ा। खड़गपुर इधर आपकी ईस्टर्न साइड पर रहेगा ये वाला, खड़गपुर टू विजयवाड़ा। मैंने शायद इससे पहले चेन्नई यहाँ बोल दिया, वो सॉरी केरला शायद बोल दिया है मैंने भी बीच में, उसके लिए सॉरी, बट दिस वन इज़ द ईस्टर्न साइड, विजयवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका जो अभी प्रपोज भी नहीं हुआ है, बट पीपल आर प्लानिंग कि हाँ दिस थिंग कैन कम एवर इन द, मतलब इन फ्यूचर। सो दिस वाज फ्रॉम सदर्न वाला है, ये पूरा साउथ में रहेगा, और साउथ में कहाँ होगा, ये आपका मेडगांव या मेडगांव, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन गाइस, से आपका चेन्नई। ठीक है, तो ये आपके 6 मेजर डीएफसी हैं जो अभी तक, जिसमें से कुछ आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कुछ अंडर प्लानिंग है, और ये वाला भी आपका बजट में अनाउंस होगा। ठीक है, बजट में भी अनाउंस होगा, और ये वाला भी सिर्फ प्रपोज है, मतलब अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, बेसिकली सजेस्ट किया गया है, प्रपोज किया गया है अभी। तो दीज आर द 3-4 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू नो। ठीक है, और इसके अलावा डीएफसी के बारे में और कुछ 2-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो अगर आपको को मैं एक वर्ड फाइल में या फिर हैंड रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके अलावा शायद आपसे अगर पूछ सकता है कि कौन है चेयरमैन वगैरह, तो उस चीज़ को आप याद रखिएगा, चेयरमैन तो अभी कोई नहीं है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपका अभी चेयरमैन कोई नहीं है डीएफसी का, बेसिकली चेयरमैन आपका वैकेंट है अभी ये पोजीशन। ठीक है, DFCCIL का। ठीक है, आपका अभी मैनेजिंग डायरेक्टर MD जिसको बोलते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और कौन है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर DFCCIL का, DFCCIL सॉरी,
रविंद्र कुमार जैन, रविंद्र कुमार जैन। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखना इसको, इस नाम को। और इसके अलावा इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था मैंने आपको बता दिया है। एंड हमारी ये कंपनी का भी रेवेन्यू अच्छा चल रहा है, तो आप इसको ये याद रख सकते हो कि ये अपनी प्रॉफिट में है, हमारी ये वाली कंपनी लॉस में नहीं है। कितना है इसका रेवेन्यू, अगर आप रेवेन्यू मतलब लास्ट ये 2019 का शायद डेटा है, 19 का 18 का, तो उससे पिछले के कंपैरिजन में आपका जो है वो इंक्रीज ही हुआ होगा। तो इसका रेवेन्यू आपका है करीब 108 करोड़ का है, 109 या 108 करोड़ रहेगा इसका रेवेन्यू। ठीक से 108 109 करोड़ का रेवेन्यू है, तो करीब 40 करोड़ के आसपास की इसकी इनकम है शायद। एंड ये DFF इंडियन रेलवे जो है इसकी पेरेंट कंपनी है, मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवे की जो है सब्सिडरी पार्ट है ये वाली। एंड इसके अलावा कि ये आपका बहुत एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है कवर करेंगे जब आपके ये वाले कॉरिडोर्स बन जाएंगे। एंड अगर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं एक लेक्चर और लेके आपका कवर करवा दूँगी। वैसे और कुछ है नहीं इसमें खास इम्पोर्टेंट होता, सिर्फ थ्योरी काइंड ऑफ डेटा है, अब वो मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड करवा दूँगी, उसके लिए तो क्लास में पढ़ाने का कोई नीड नहीं है, बहुत रैंडम और थ्योरी डेटा। ओके, एंड उसको पढ़ाने में एक क्लास चाहिए, फिर आधे घंटे का है नहीं पूरा डेटा, और इसीलिए मैं आपको उसका शायद नॉर्मल फाइल प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है गाइज, तो दिस इज़ इट अबाउट द DFC। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकता है। और बाकी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आप लोग तो शेयर सब्सक्राइब छोड़िए, व्यूज़ भी नहीं दे रहे हो, लाइक तो कोई कर ही नहीं रहा है। मतलब अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट डू लाइक ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी। और बहुत चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए जितने ज़्यादा लोगों से हो सके, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, लेट एवरीवन टेक द बेनिफिट। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और आई एम नॉट वेल, सो आई एम लिविंग द क्लास हियर। बाकी थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम सॉरी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।